हम लोग को शुरू करना है, ये तीसरा चैप्टर है ना। एनसीईआरटी अगर देखोगे तो ये थर्ड चैप्टर है। इसका नाम क्या है? विद्युत धारा, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो करंट का मतलब क्या होता है? धारा। जैसे हम लोग बोलते हैं वाटर करंट, बोलते हैं ना, बोलते हैं वाटर करंट बहुत तेज है, या बोलते हैं हम लोग एयर करंट, ऐसा ही टर्म यूज करते हैं ना हम लोग, वाटर करंट, एयर करंट। तो वाटर करंट का मतलब क्या हुआ कि पानी का धारा है। किसका है? एयर करंट का मतलब हवा की धारा, वायु की धारा। तो जो चीज का धारा है, धारा का मतलब क्या है? तो धारा का मतलब है कि फ्लो करना। ठीक है, एक जगह से दूसरा जगह जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? धारा। अब यहां पे ना तो वाटर करंट है ना तो एयर करंट है, यहां पे क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ? तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन का धारा। इलेक्ट्रिक का मतलब किससे है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब किसका धारा? इलेक्ट्रॉन का धारा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का धारा कैसे रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को तुमको समझाने की कोशिश करते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो क्यों होता है, जिसको हम विद्युत धारा कह रहे हैं। सबसे पहले हम एक चालक को दिखाते हैं। ये क्या है? चालक है। जैसे चालक तार होता है ना, उसी तरह का ये चालक एक दिखाया गया है। अगर ये चालक तार है तो हम कह सकते हैं कि इस चालक में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा होगा। बताओ, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी खास दिशा में घूमता है कि इधर उधर कहीं भी घूम सकता है? बोलिए। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, समझ रहे हो? रैंडम डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, लेकिन विद्युत धारा हम कहेंगे किसको? तो विद्युत धारा हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर एक निश्चित दिशा में हो तो उसको हम विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, वाटर का प्रवाह अगर एक निश्चित दिशा में होगा तो उसको हम वाटर करंट कहेंगे, पानी की धारा कहेंगे, एक निश्चित दिशा में होगा तब। उसी तरह से अगर इस इलेक्ट्रॉन का धारा हमको देखना है, इलेक्ट्रॉन का अगर प्रवाह देखना है, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर प्रवाहित हो रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, लेकिन क्या एक निश्चित दिशा है इसका? तो इसके कारण समझना, इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, एक का वेग इधर 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 है, दिख रहा है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का वेग है। एक इलेक्ट्रॉन है कि बहुत सारा? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन के वेग को अगर हम जोड़ दें, हम बोले यहां पे कि नेट वेलोसिटी, वेक्टर में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं? तो नेट वेलोसिटी कितना होगा? तो नेट वेलोसिटी हम जीरो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि वेक्टर में हम पढ़े थे कि रैंडम वेक्टर अगर है, अब बहुत सारा रैंडम वेक्टर का अगर आप सम करिएगा, जोड़िएगा, तो सबका समेशन कितना आएगा? जीरो आएगा। सबका योग कितना आएगा? जीरो आएगा। तो इसमें भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, सब इधर उधर रैंडमाइज है। रैंडमाइज मतलब किसी भी दिशा में घूम रहा है, कोई निश्चित दिशा नहीं है। अगर इस सब का वेग अगर जोड़ दें तो नेट वेग कितना आएगा? तो कोई धारा का प्रवाह मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। तो देखो, एक केवल चालक है, जैसे एक केवल चालक है, तार है, लोहा का तार है मान लेते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है लेकिन सब इधर उधर घूम रहा है, तो इसके कारण कोई भी विद्युत धारा हमको नहीं मिलने वाला है। तो विद्युत धारा मिलेगा कैसे? विद्युत धारा हमको कैसे मिलेगा? देखिए समझिएगा, विद्युत धारा हमको कैसे मिलेगा। अब क्या करते हैं कि इस चालक का कनेक्शन हम बैटरी से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? इस चालक का कनेक्शन हम बैटरी से करवाते हैं। देखो, ये कंडक्टर हम दिखा रहे हैं जिसके बारे में हमको समझना है। इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो तारे से जोड़ेंगे ना, ये भी तारे है लेकिन तार को थोड़ा मोटा करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में बेहतर आए।
एक छोर को धन ध्रुव से और दूसरा छोर को जोड़ दिए। आई बैटरी है, तब बैटरी के पास कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होता है ना, बैटरी के पास विभवांतर होता है ना। तब मान लो कि V वोल्ट का विभवांतर है। कितना वोल्ट का विभवांतर है? तो जिधर नेगेटिव है उधर और जिधर पॉजिटिव है उधर V। बताओ इस चालक के दोनों छोर के प्रति, इस चालक के क्या विभव का अंतर आपको दिख रहा है? एक तरफ 0 वोल्ट, एक तरफ, तब विभव का अंतर आ रहा है ना। इसको क्या बोलेंगे? निम्न विभव। इसको क्या बोलेंगे? अब आप बताओ, इसके पीछे वाला चैप्टर में आपको हम स्थिर वैद्युत पढ़ाए, उसमें क्या पढ़ाए कि अगर आपके पास दो गो बिंदु है, आपके पास एक का नाम A है, एक का नाम, हम बोल दें कि A का विभव ज्यादा है किससे? A का विभव ज्यादा है किससे? तब बताइए दोनों पॉइंट में विभव का अंतर आ गया ना, क्योंकि A पे ज्यादा बोला जा रहा है, B पे कम बोला जा रहा है। अगर ये दोनों पॉइंट पे विभव का अंतर है तो क्या विद्युतीय क्षेत्र नहीं होगा? होगा, क्योंकि पहले हम चैप्टर में पढ़े ना कि अगर किसी दो बिंदु के बीच में विभव का अंतर है तो विद्युतीय क्षेत्र होगा। यदि विद्युतीय क्षेत्र है तो विभव का अंतर भी सही है। तो अगर हम दो बिंदु दिखाए, अब बोले कि दोनों में विभव का मान अलग अलग है, इसका विभव कुछ है, इसका विभव कुछ है, कोई उच्च विभव पे है, कुछ निम्न विभव पे, दिखा दे रहा है। कौन उच्च पे है? अभी विद्युतीय क्षेत्र किधर होगा? A से B की तरफ, B से A की तरफ। तब B से A की तरफ हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हो गया। विद्युतीय क्षेत्र किधर होगा? A से। कैसे पता चला? विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में विभव का मान हमेशा, तो देखो A पे विभव ज्यादा था, जैसे जैसे B की तरफ जा रहे हैं विभव घट गया कि नहीं? तो विद्युतीय क्षेत्र का दिशा भी तुमको पकड़ना पड़ेगा कि कहां से कहां लेना है। कहां से लेना है? उच्च विभव से। अब ठीक यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई होगा। इधर इधर, तब बताओ विद्युतीय क्षेत्र पैदा हो गया कि नहीं? विद्युतीय क्षेत्र कहां पैदा हुआ? उच्च विभव से। अब बताओ इस ये जो चालक हम लिए थे, ये चालक इस विद्युतीय क्षेत्र के अंदर आ गया ना। अब देखिए अगर ये विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को रख दे, इलेक्ट्रॉन कने मूव करेगा, मतलब किस डायरेक्शन में मूव करेगा? विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा। ऐसा हम पहले पढ़ा चुके ना। अगर विद्युतीय क्षेत्र आपके पास है, इसमें किसी हम ऋण आवेश को रख दे, तो इस पे बल किधर लगेगा? विद्युतीय क्षेत्र के। अगर धन आवेश रखते तो किधर लगता? दिशा में। बताओ इस चालक के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, विद्युतीय क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस सब जितना भी इलेक्ट्रॉन है, इस सब किधर भागना शुरू करेगा? इस सब एक दिशा में इधर भागना शुरू करेगा। दिख रहा है? जितना भी इलेक्ट्रॉन है, ये रेड कलर से हम दिखा रहे हैं, सब का दिशा एक दिशा में हो जाएगा। जितना भी इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, उस सब विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत भागना शुरू करेगा। बताओ अब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में भागना शुरू कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में भागना शुरू कर दिया। क्या पहले ऐसा हो पा रहा था? तो एक दिशा में भागने के लिए काम कौन आया? विभवांतर। विभवांतर देने से क्या हुआ? अब विद्युतीय क्षेत्र सब इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगाया, जिसके कारण ये सब एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगा, जिसके कारण यह सब एक निश्चित दिशा में। अगर किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगता है तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखिए, परिभाषा लिखिए। लिखिए सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में लिखिए। देखिए किसी चालक के किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आकाट से
किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाला, प्रवाहित होने वाले लिख देना, प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को, प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को, प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। सबसे पहला परिभाषा विद्युत धारा कहते किसको है, आपको समझ आया? देखो, इसको अनुप्रस्थ काट कहते हैं, ठीक है। जो गोलाकार इसका क्षेत्रफल है ना, गोलाकार नहीं बोलेंगे, वृत्ताकार बोलेंगे। जैसे तार आप कोई भी देख लो, तार का जो क्रॉस सेक्शन होगा, इसको हम काट देता, आगे से देखोगे तो कैसा नजर आएगा? गोल। ये गोल है, यही ना गोल होता है। तो ये गोलाकार है कि वृत्ताकार है? वृत्ताकार है। तो जो वृत्ताकार है इसी का क्षेत्रफल वो कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ काट का। किसी चालक से, किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल दो या इलेक्ट्रॉन बोल दो, बात एक के ना है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, सही है क्या? क्या समझ में आया? किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या आवेश है? मतलब आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, हैं? तो क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं? बोलिए। देखिए, आवेश में दो तरह का नाम आएगा, एक तो इलेक्ट्रॉन आएगा और एक कौन आता है? प्रोटॉन। तो क्या हम बोल सकते हैं धन आवेश का प्रवाह विद्युत धारा है? क्या हम बोल सकते हैं धन आवेश का प्रवाह विद्युत धारा है? देखो, जनरली क्या होता है कि जो धन आवेश होता है वो कहां होता है? नाभिक में। और नाभिक से प्रोटॉन को निकाल के प्रवाहित कराना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हम प्रोटॉन को फ्लो नहीं करवाएंगे। किसका फ्लो करवाएंगे? इसलिए हम विद्युत धारा के परिभाषा में क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लिखिए अगला पॉइंट, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, अगला एरो मार के लिखिएगा। आवेशों के प्रवाह, आवेशों के प्रवाह ब्रैकेट में कर दीजिएगा इलेक्ट्रॉन, आवेशों के प्रवाह ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन, आवेशों के प्रवाह ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन को विद्युत धारा कहा जाता है, को विद्युत धारा कहा जाता है। अब धारा कितना प्रवाहित हो रहा है किसी भी चालक से, उसका हमको परिमाण चाहिए। क्या चाहिए? तब परिमाण कैसे निकालते हैं? ठीक है, विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि? विद्युत धारा क्या है? सदिश है कि अदिश है? तो इसको अदिश मानना है। क्या मानना है? जिसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब इसका विद्युत धारा का हमको चाहिए परिमाण। विद्युत धारा का हमको क्या चाहिए? परिमाण चाहिए। तब परिमाण कैसे निकलेगा? अदिश है ना, तो इसके पास दिशा तो होगा नहीं, लेकिन परिमाण तो होगा ना। तो विद्युत धारा का हमको परिमाण निकालना है, तब परिमाण कैसे निकालेंगे? अगला पॉइंट लिखिए, अगला एरो लिखिए। प्रति सेकेंड किसी चालक से, प्रति सेकेंड किसी चालक से, प्रति सेकेंड किसी चालक से प्रवाहित होने वाले, प्रति सेकेंड किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेशों,
प्रति सेकेंड किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेशों को विद्युत धारा का परिमाण कहा जाता है। प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले आवेशों के परिमाण को क्या लिखा था? प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले हाँ, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों को विद्युत धारा का, तो चालक से प्रवाहित होगा, इसलिए किसी चालक से लिखवाया गया है। प्रति सेकंड किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेशों को विद्युत धारा का परिमाण कहते हैं। देखिए कितना आवेश प्रवाहित हुआ, जैसे हम कोई चालक लिए, ठीक, ऐसे हम बोले कि क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? कि जो क्यू का मान होगा वो एन इंटू ई के बराबर होगा। ये हम पढ़े फॉर्मूला, है ना। तो आवेश प्रवाहित हो रहा है तो कौन प्रवाहित हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन 10 को है कि 20 को है कि 50 को है, वहीं पे ना आवेश निर्भर करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं एन का वैल्यू 1, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आवेश, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 है तो 3, अगर 3000 है तो 3000। तो आवेश जो क्यू होगा वो किस पर निर्भर करेगा? एन इंटू ई, कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ, बोल सकते हैं। तो हमको निकालना है विद्युत धारा का परिमाण। क्या निकालना है? तो मान लीजिए कि एक चालक तार है, इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब आई धारा का मान कितना है? तो आई धारा को प्रभावित कैसे किया गया, परिभाषित कैसे किया गया? तो बोला गया कि प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का परिमाण। तो क्या हम बोल सकते हैं आई बराबर क्यू बाई टी? बोलिए, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को विद्युत धारा का, बताओ अगर हम बोले कि एक सेकंड में, कितना सेकंड में? अगर एक सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ, अगर एक सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ है तो हम कहेंगे कि धारा का मान 1 एम्पियर होगा। क्या बोलेंगे? अगर एक सेकंड में किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ तो हम बोलेंगे कि चालक तार से कितना धारा जा रहा है? तो एम्पियर किसको कहते हैं? कूलम बटा सेकेंड। कूलम बटा सेकेंड को क्या बोलते हैं? ये एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। ये एम्पियर विद्युत धारा का, कोई पूछे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो क्या बोलना? एम्पियर होता है। कोई बोले कि बताओ विद्युत धारा का बीमीय सूत्र क्या होगा? विद्युत धारा का बीमीय सूत्र क्या होगा? तो ए ही होगा। बताओ विद्युत धारा मूल राशि में आता है कि व्युत्पन्न राशि में आता है? मूल राशि में आता है। तो धारा, विद्युत धारा को ए से या आई से, दोनों में से किसी से लिख सकते हैं। तो इसका जो बीमीय सूत्र होगा ए ही रहेगा। इसको क्या बस केवल किस में लिख देना? बड़ा ब्रैकेट में। बड़ा ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये क्या हो गया? उसका बीमीय सूत्र हो गया। कोई बोले आवेश का बीमीय सूत्र क्या होगा? आवेश का बीमीय सूत्र क्या होगा? तो देखिए यहां से आई बराबर क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर आई टी। हमको आवेश का बीमीय सूत्र चाहिए, तो इसका बीमीय सूत्र क्या लिखेंगे? आई को क्या लिखते हैं? ए या आई, दोनों में से कोई। और टी का तो टी ही होता है, तो बीमीय सूत्र क्या बना? ए टी। समझ में आया? तो विद्युत धारा किसको कहते हैं, उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, उसका परिमाण कैसे परिभाषित किया गया, सब कुछ क्लियर। विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है वो भी समझाए, लिख लो इसको। बताइए विद्युत धारा के बारे में समझ आया?
प्रवाहित, कोई पूछे विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है तो समझा दीजिएगा उसको अच्छे से। क्या समझाइएगा? मिटा दे इसको, उतार लिए। देखो विद्युत धारा भी समझाए थे आपको, यही इसका मेन चीज है। अगर ये चालक तार है तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन का कोई कमी है नहीं, लेकिन ये अपने आप प्रवाहित होने लगेगा नहीं। इसको अगर प्रवाहित एक निश्चित दिशा में करवाना है आपको, तो उसके लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन पे एक एक आदमी जाके बल लगाएगा, ये संभव है? आदमी से इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन पे अगर बल लगाना है तो विद्युतीय क्षेत्र से लगेगा। किससे लगेगा? अब विद्युतीय क्षेत्र कैसे आएगा? तो विभवांतर से आएगा, क्योंकि सबका रिलेशन है। जहां पे विभव का अंतर वहां पे विद्युतीय क्षेत्र। अब विद्युतीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश रख दे तो उस पर बल लगेगा। तो बताओ ये आवेश है ना, अगर इसको हमको एक निश्चित दिशा में प्रवाहित करवाना है तो हमको विभवांतर देना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या बोले कि बैटरी से जोड़ दीजिएगा। बैटरी से जोड़ दीजिए, जुड़ गया। तब यहां पे क्या पैदा हुआ? विद्युतीय क्षेत्र। अब विद्युतीय क्षेत्र में कौन है? इलेक्ट्रॉन। विद्युतीय क्षेत्र में कौन है? तो इलेक्ट्रॉन पे इसके विपरीत दिशा में बल लगेगा कि नहीं? तो बताओ ये बैटरी के कारण विद्युतीय क्षेत्र आया। अगर ये विभवांतर नहीं होता तो विद्युतीय क्षेत्र भी। अब विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक निश्चित दिशा में नहीं होता। तो जितना भी धारा आप देख पा रहे हो ना, ये सब काम किसी का है? विभव का अंतर। जैसे घर में आता है एसी करंट, एसी के बारे में अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे। एसी का वोल्टेज कितना होता है? 220 से 240 वोल्ट। 220 से 240 वोल्ट घर में जो आता है। अब बताओ 220 वोल्टेज, वोल्ट बोल रहे हो ना, ये वोल्ट का मतलब क्या है? विभव का अंतर। विभवांतर होगा तो क्या होगा? अब विद्युतीय क्षेत्र होगा तो जो भी चालक तार में इलेक्ट्रॉन होगा उस पर बल लगेगा। अब बल लगेगा तो सब प्रवाहित होगा, विद्युत धारा का प्रवाह हो गया। समझ आया बात? तो विद्युत धारा क्लियर। इसके बाद लिखिए, हेडिंग डालिए, धारा घनत्व। धारा घनत्व इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। धारा घनत्व इसको क्या बोला जाता है? करंट डेंसिटी। धारा घनत्व। लिख लिए, धारा घनत्व करंट डेंसिटी। लिखिए इसके बारे में। सबसे पहले लिखिए, एरो मार मार के लिखिएगा। लिखिए यह एक सदिश राशि है। यह एक कैसा राशि है? सदिश राशि है। मतलब इसका दिशा होगा। हाँ, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसका दिशा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की दिशा में लिया जाता है। इसका दिशा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के दिशा में लिया जाता है। अनुप्रस्थ काट अभी आपको बताए थे। देखो इधर, यही ना चालक तार का अनुप्रस्थ काट है। क्या इसके पिछले चैप्टर में हम लोग गॉस का नियम पढ़े थे? क्या हम लोग विद्युतीय फ्लक्स पढ़े थे? वहां पे आपको बताया गया था कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि हो सकता है, एरिया एज अ वेक्टर। ऐसे क्षेत्रफल सदिश राशि है। क्षेत्रफल का कोई दिशा कहां होता है? हमको 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल चाहिए, तो 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दो। ऊपर देगा कि नीचे देगा, पूरब देगा कि पश्चिम देगा, इससे कोई मतलब है जी? 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल चाहिए तो 10 मीटर स्क्वायर का आप क्षेत्रफल दे दो बस। तो क्षेत्रफल ऐसे है कैसा? अदिश राशि। लेकिन चाहे तो हम क्षेत्रफल को सदिश बना सकते हैं। जैसे एकदम एग्जाम्पल आपको उस समय भी आपको बताया गया था, फिर से एक बार देख लो। जैसे एक बुक को देख रहे हो,
बताइए इसका क्षेत्रफल है कि नहीं है ना? ठीक इतना ही क्षेत्रफल इधर भी है? कुछ भी होगा इसका परिमाण 2 मीटर स्क्वायर 4 मीटर स्क्वायर। अगर आपसे बोला जाए कि इस क्षेत्रफल का दिशा बताओ, तो आप इसके ठीक लंबवत देख लेना, ठीक है? जो इसका लंबवत दिशा होगा ना, इस क्षेत्रफल का दिशा हम इधर ही मानेंगे, ठीक है? इसके पीछे भी क्षेत्रफल है, तो कोई पूछे इसका दिशा किधर होगा, अगर क्षेत्रफल इधर दिखा रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल ऐसे होगा, लंबवत। कैसे होगा? तो बताइए, ये बात याद है ना आपको? ये गॉस का नियम में प्रयोग होता है, जहां पे फ्लक्स निकालते हैं, फाई बराबर ई डॉट, जहां पे एस क्या है? सदिश क्षेत्रफल। फाई बराबर ई डॉट एस, ई विद्युतीय क्षेत्र, एस क्षेत्रफल। तो दोनों सदिश है ना, दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल फ्लक्स कहलाता था। याद आ गया? तो देखिए यहां से ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिख रहा है आपको, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम इधर दिखा सकते हैं कि नहीं? अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लीजिए एस मीटर स्क्वायर है, कितना है? तो हम इसको एस कैप बोल सकते हैं। एस कैप मतलब यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। इकाई सदिश दिशा बताता है ना, कोई दिक्कत हुआ? देखो क्या लिखा था धारा घनत्व के बारे में, पहला पॉइंट, यह एक सदिश राशि है, इसका दिशा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में लिया जाता है, तथा इसे उसी में तथा इसे जे वेक्टर से सूचित करते हैं, बताइए धारा घनत्व को कौन से लिखोगे? जे वेक्टर से। और इसका दिशा किधर लोगे? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के दिशा में। क्लियर है क्या? अगला पॉइंट लिखिए, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व कहा जाता है। समझ में आया? जैसे इसका बताओ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिखा है? अब मान लो कि इसमें धारा का प्रवाह कितना हो रहा है, तो कोई पूछे कि बताओ धारा घनत्व कितना हुआ, जे वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, तो क्या बोलिएगा? प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए से क्षेत्रफल लिख रहे हैं, ए से क्या क्षेत्रफल लिख रहे हैं? तुम आई बटा ए लिख लो या आई बटा एस लिख लो। ए से एरिया, एस भी वही है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्या इसको नहीं बोल सकते प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं? तो आई बटा एस या आई बटा ए एक ही बात है, ए से एरिया, एस से एरिया। लेकिन वेक्टर है तो इसका दिशा दिखाना होगा, तो दिशा के लिए क्या लिख देंगे? अगर यहाँ पे ए मान दे तो लिखते ए कैप। कोई दिक्कत हुआ? तो बताइए वेक्टर बन गया। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला समझ में आ गया। तो देखो अभी आपको दो चीज बस सीधा सीधा बताया गया कि पहला तो विद्युत धारा हमारा चैप्टर ही है, तो विद्युत धारा किसको कहते हैं? अच्छे से क्लियर हुआ? प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को
विद्युत धारा कहते हैं। प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को, आवेश की संख्या कौन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा कि प्रोटॉन देगा, क्योंकि प्रवाहित कौन होता है, तो प्रति सेकेंड मतलब एकांक समय में, प्रति सेकेंड का मतलब किसी चालक से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, कुछ भी लिख दो सब सही है, बस सही लिखना पड़ेगा। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है कि नहीं। तो कोई भी गलती है, सब कुछ सही बोल रहे हैं, ठीक है। आई का मान कितना हुआ, Q बटा T, प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या कैसे लिखेंगे, Q बाई, तो I बराबर Q बाई, आई का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा क्लियर हो गया। विद्युत धारा का प्रवाह कराने के लिए क्या जरूरी है, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह अगर हो रहा है तो किसका प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन एक आवेश है, तो आवेश का प्रवाह है, आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा है, आवेशों का प्रवाह ही। तो कोई पूछे कि आवेश का प्रवाह होने के लिए क्या जरूरी है, तो विभवांतर। आवेश का प्रवाह तब तक नहीं होता है जब तक कि विभव का अंतर ना मिले, ठीक है। जब तक विभव का अंतर नहीं होगा तब तक आवेश का प्रवाह। तो विद्युत धारा अगर प्रवाहित आपको कराना है तो आपको क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए। अगर विभव का अंतर आपके पास है तो आवेश का प्रवाह आप आसानी से करा पाएंगे। क्लियर हुआ, वो आपको समझ में आया कि विभव के अंतर से क्या पैदा होता है, विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पे बल लगाता है जिसके वजह से वो एक दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, और उसी का नाम हम विद्युत धारा दे देते हैं। उसके बाद दूसरा चीज पढ़े, क्या पढ़े, तो धारा घनत्व धारा से ही संबंधित है। दिख तो रहा है एक धारा का घनत्व, किसका घनत्व, तो धारा का घनत्व कैसे निकालेंगे, तो प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, प्रति एकांक प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। कैसा राशि है, सदिश राशि है। दिशा किधर लीजिएगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, फार्मूला क्या बना, जे बड़ा, धारा घनत्व को कौन सी से लिखते हैं, जे बराबर क्या होता है, आई बटा ए, आई बटा दिशा लेना आप सीख गए। तो बताओ धारा, धारा घनत्व में आज के बाद कोई दिक्कत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शुरुआत यही है, धारा अधारा घनत्व, ठीक है। अब इसके आगे ऐसा नहीं है, धारा घनत्व बहुत काम का चीज है, आगे बहुत सारा डेरिवेशन हम करेंगे, उसमें धारा घनत्व काम देगा आपको, ठीक है। मैग्नेटिज्म में भी जाएंगे, चुंबक में, तो चुंबक में भी काम देगा धारा घनत्व। तो एक बार अच्छे से समझा दिए, दिमाग में बस गया कि धारा घनत्व क्या होता है, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किससे लिखते हैं, कोई पूछे धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा, इसका ऐसा ही मात्रक बताओ, ऐसा यूनिट बताओ, धारा घनत्व का ऐसा यूनिट, तो क्या लिखेंगे, एम्पियर पर स्क्वायर, मीटर के मीटर स्क्वायर, एरिया है ना, तो एरिया के क्या होता है, और धारा का क्या होता है, तो बताओ धारा घनत्व का मात्रक क्या हुआ, एम्पियर पर, क्या कुछ भी भारी है, कुछ भी भारी नहीं है, समझ में आ रहा है। कोई पूछे कि इसका बताओ बिम्मीय सूत्र क्या होगा, नहीं लिखा जाएगा, एम्पियर का तो एम्पियर रहेगा, अब मीटर स्क्वायर, तो एल से, मीटर को एल से लिखते हैं ना, तो एल के पावर -2 हो जाएगा, हैं, समझ में आ रहा है। बिम्मीय सूत्र से फॉर्मूला हर साल 1-2 को आता है, ठीक है। अब बिम्मीय सूत्र का जो फॉर्मूला है, अगर आपको उसका फॉर्मूला एक्चुअल वाला पता है कि धारा घनत्व तो किसको कहते हैं, तो बताइए इसका बिम्मीय सूत्र लिखना कोई मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लियर यहां तक, चलिए आप इस फॉर्मूला को लिख लिए हैं, लिख लीजिए, फोटो भी बना लीजिएगा बगल में। हो गया यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखिए आप अपवाह वेग
देखिए अपवाह वेग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। ये अपवाह वेग क्या है? नाम सुने हैं आप लोग अपवाह वेग का? नहीं सुने हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुने हैं? ये भी नहीं सुने हैं, मतलब ये आपके लिए नया है। अपवाह वेग आप नहीं सुने हैं, मेरे सुने हैं तो सुनिए क्या होता है, बताइए कुछ, अगर सुने हैं तो कुछ बताइए। मोशन में अपवाह वेग कहाँ बताए थे? देखिए वो ड्रिफ्ट तो बहुत जगह पे यूज होगा। हम विद्युत धारा में अपवाह वेग पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब ड्रिफ्ट का मतलब तो हो, दिखिए समझ में आ ही रहा है कि कुछ चीज प्रवाहित हो रहा है एक जगह से दूसरा जगह तक ड्रिफ्ट कर रहा है। ड्रिफ्ट का मतलब विस्थापन हुआ है? अब यहां पे अपवाह वेग का मतलब क्या होता है समझिए। जैसे ही चालक है ना, ये चालक है, समझिएगा ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल इससे सवाल 1 आध नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है अपवाह वेग से, ठीक है। अगर ये चालक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई कमी है कि नहीं है? नहीं है। चालक का मुख्य गुण क्या है? कि उसके पास मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसको आप जोड़ दिए किससे? मतलब विभव का अंतर दे दिए। अब विभव का अंतर दे दिए तो विद्युतीय क्षेत्र पैदा हो गया। अब विद्युतीय क्षेत्र पैदा होगा सब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में भागेगा। मतलब विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को अगर रख दिया जाए तो इस पे बल न लगा था। क्या लगा था? और जहां पे बल लगेगा वहां पे क्या पैदा होगा? त्वरण। जहां पे बल लगेगा वहां पे क्या पैदा होगा? क्योंकि बल का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए होता है ना। अगर थोड़ा सा उसको हम एक्सप्लेन करना चाहें कि ये मान लीजिए कि क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है, इसमें ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जिसका मास क्या है? आवेश है, मान लीजिए ई, ठीक। विद्युतीय क्षेत्र कितना है? कैपिटल ई। आपसे हम पूछे कि इस इलेक्ट्रॉन का त्वरण बताओ, क्या बताओ? तो बताओ इस पे बल कितना लग रहा है, निकाल लेंगे। बल कितना लग रहा है? एफ। एफ बराबर क्या होता है? अरे कुछ पढ़ लिख लो। एफ बराबर क्या होता है? क्यू क्या है? आवेश। आवेश का काम कौन कर रहा है? तो क्या यहां पे लिखा जाएगा? ई इंटू। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन पे विद्युतीय क्षेत्र के कारण बल लगाओ, निकाल लिए। और न्यूटन के दूसरा नियम से हम एफ बराबर एम में भी जानते हैं। बताओ एफ और एफ दोनों बराबर है ना जी, तो ये दोनों भी बराबर होगा। बोलिए तो एम ए बराबर क्या आया? ई। क्या आया? तो ए बराबर क्या आएगा? ई बाई। बताइए अगर विद्युतीय क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को हम रख दें तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा? ई बाई। कोई दिक्कत है क्या? ये त्वरण निकल गया। अब आप सोच के देखो, कॉमन सेंस का बात है, ये तो क्लियर हो गया ना। अगर इलेक्ट्रॉन को विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो एक समान गति करेगा कि त्वरण करेगा? बोले जल्दी। त्वरण करेगा ना, क्योंकि उसमें बल लग रहा है। बल है तो त्वरण है तो उसका वेग लगातार बढ़ेगा। वेग उसका लगातार। अब यहां पे बताओ एगो दूगो इलेक्ट्रॉन है कि लाखों करोड़ों की संख्या में? अगर लाखों करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन है एक साथ सब त्वरण में आ गया, एक साथ सब। त्वरण कहने का मतलब कि लगातार उसका वेग बढ़ रहा है। तो बताओ करोड़ों लाखों की संख्या में जहां पे इलेक्ट्रॉन है और वहां पे एक साथ सब त्वरित होगा तो आपस में टक्कर होगा कि नहीं? बोलिए जल्दी, आपस में टक्कर होगा कि नहीं? अगर हम बोले कि मसूरी के गांधी मैदान में 1000 आदमी को, कितना?
एक साथ दौड़ा दो, क्या होगा सोच के देखो। आधा गिरल पर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? कारण क्या है कि 1000 आदमी एक साथ दौड़ रहा है। 1000 आदमी अगर एक साथ दौड़ रहा है 1000 आदमी, तो पक्का है कि टक्कर होगा। और सब फेरा में कि हम तेज भागे, सब क्या फेरा में है? अगर सब तेज भागने के चक्कर में है तो इसका मतलब सब त्वरण में आना चाह रहा है। अगर सब त्वरण में आएगा तो सब अपना वेग बढ़ाना चाहेगा, और सब अपना वेग बढ़ाना चाहेगा तो टकराएगा कि नहीं टकराएगा? और टकराएगा तो आधा नीचे पड़ा हुआ मिलेगा। ठीक यहां पे भी वही काम होने वाला है। इतना सारा इलेक्ट्रॉन, यहां तो हम 1000 बोले, यहां पे लाखों करोड़ों की संख्या में ना है, और सब अगर एक साथ इलेक्ट्रॉन भागेगा तो आपस में टक्कर होगा कि नहीं? अगर आपस में टक्कर होगा तो देखो क्या होगा। हम एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के समझते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं। पकड़ लिए एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या ये बताओ, इस पे विद्युतीय क्षेत्र के कारण बल इधर लगा, कितना लगा? ई। जैसे आगे बढ़ेगा सब टकराएगा, सब आगे बढ़ेगा टकराएगा। टकराने के कारण एक अपोजिंग फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? ई वाला कौन सा फोर्स था? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स था? इलेक्ट्रिक फोर्स था, विद्युतीय क्षेत्र के कारण लगा था। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसका वैल्यू कितना है? ई। कितना वैल्यू है? आई सब एक साथ भाग रहा है तो टक्कर होगा, टक्कर होगा तो विरोध पैदा होगा, और टक्कर होगा तो विरोध पैदा होगा ना, अवरोध पैदा होगा ना। अवरोध पैदा होगा तो उसको बोलते हैं कि उसके कारण एक बल और लगेगा, जिसको बोलेंगे विरोधी बल। क्या बोलेंगे? जिसको हम लिखते हैं अपोजिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? अपोजिंग फोर्स, जिसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? विरोधी। आई जो विरोधी बल है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसका वेग कितना है। जितना कस के भाग रहा है, टकराएगा तो विरोधी बल उतना ज्यादा काम करेगा। सही बात है? जितना वेग ज्यादा, विरोधी बल भी उतना। तो जो विरोधी बल होता है वो वेग के समानुपाती होता है। विरोधी बल जो होता है वेग के समानुपाती को बराबर लिखते हैं, तो यहां पे वो कांस्टेंट लाते हैं के। क्या लाते हैं? तब विरोधी बल कितना हो गया? के इंटू कितना हो गया? के इंटू। अब बताओ, इधर से इलेक्ट्रॉन तेज भागना चाह रहा है, और तेज भागना चाह रहा है तो टकरा रहा है। अगर टकरा रहा है तो शुरू में उसका वेग क्या होगा? बढ़ेगा, और शुरू में वेग बढ़ेगा तो अपोजिंग फोर्स भी बढ़ेगा। क्या समझ पा रहे हैं? अगर वेग बढ़ेगा तो वेग के ही समानुपाती है, वेग के ही, तो अपोजिंग बल भी बढ़ेगा, विरोधी बल भी बढ़ेगा। विरोधी बल कब तक बढ़ेगा? जब तक कि दोनों बल आपस में संतुलित ना हो जाए। एक बल कौन सा है? विद्युतीय बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक कौन सा है? विरोधी बल। अब विरोधी बल किस बात पर निर्भर कर रहा है? वेग पर। शुरू में जैसे स्विच यहां से ऑन करेंगे, विद्युतीय क्षेत्र आएगा, सब एक साथ त्वरित होना शुरू करेगा, उसके बाद में टक्कर होगा। तो शुरू में बोले कि t बराबर 0 पर जैसे स्विच ऑन किए, इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से चल रहा था कि त्वरण में था? पगला है जी। जैसे स्विच ऑन किए तो विद्युतीय क्षेत्र ना है, तब विद्युतीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पे त्वरण होगा कि एक समान से चलेगा? त्वरण ना होगा, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र इस पे बल ना लगाएगा। तो शुरू में क्या होगा? त्वरित होगा। शुरू में क्या होगा? उसके बाद टक्कर होगा, तो टक्कर होगा तो उसका वेग घटेगा, और घटते 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 एक समय ऐसा आएगा कि नियत हो जाएगा। एक समय ऐसा क्या होगा? नियत कब होगा? जब ये विरोधी बल किसको संतुलित करेगा? विद्युतीय बल को। किसको संतुलित करेगा? अगर ये संतुलित हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का वेग एक समान हो गया। ठीक है? अब ये एक सवाल बन रहा है कि बताओ, चालक तार को अगर हम बैटरी से जोड़ के, चालक तार को अगर हम बैटरी से अगर हम स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इलेक्ट्रॉन के वेग कैसा होगा? त्वरित होगा, एक समान होगा कि विराम में रहेगा? तो त्वरित बोलना। क्या बोलना? आप बोले कि स्विच ऑन करने के कुछ समय बाद, तो नियत हो जाएगा। अब सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेग या इलेक्ट्रॉन का गति त्वरित गति होता है कि एक समान गति होता है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का गति एक समान होता है कि त्वरित होता है? नहीं, एक समान। बहुत ही कम समय के लिए त्वरण में रहेगा,
उसके बाद तो टकराना शुरू कर ही देगा, और टकराना शुरू कर देगा तो उसका वेग घटना शुरू हो जाएगा, और घटते 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 बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछेगा, आपको भी साथ साथ घूमना है। समझ में आ रहा है? जैसे स्विच ऑन किए तुरंत बाद त्वरित, और कुछ समय बाद किसी भी चालक के अंदर, सुनना ध्यान से, किसी भी चालक के इलेक्ट्रॉन जिस नियत वेग के साथ गति करता है, किसी भी चालक के इलेक्ट्रॉन जिस नियत वेग के साथ गति करता है, उसी का नाम अपवाह वेग होता है। उसी का नाम, क्या समझ आया कि कोई दिक्कत? देखो यहां से क्या बोले कि इसका त्वरण 0 हो जाएगा। इसका त्वरण कब? जब ये दोनों बल संतुलित होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? ई बराबर केवी, क्या ऐसा लिख सकते हैं? तब बताओ भी बराबर क्या हो जाएगा? ई बाई आई इंटू ई, ऐसा लिख सकते हैं। जहां पे ई क्या है? छोटका इलेक्ट्रॉन, और के क्या है? कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कांस्टेंट और के भी, तो दोनों कांस्टेंट हो गया। ई बाई के को एक नया कांस्टेंट से लाते हैं, बदलते हैं, जिसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? तब भी बराबर क्या हो गया? म्यू ई। क्या गया? और यही भी को क्या बोलते हैं? वीडी। यही भी को क्या बोलते हैं? वीडी मने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है वीडी मने? अभी ऑब्जेक्टिव हर बार पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव इस साल भी पूछा गया कि बताओ अपवाह वेग और विद्युतीय क्षेत्र के बीच कैसा संबंध है। तो अपवाह वेग और विद्युतीय क्षेत्र समानुपाती है। म्यू तो कांस्टेंट है, इस म्यू को बोलते हैं क्या? मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी, चालकता जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वीडी बराबर क्या गया? म्यू इंटू ई। तो वीडी और म्यू कैसा है? यहां से बोले कि वीडी और म्यू में संबंध कैसा है? तो वीडी समानुपाती है ई के, और यही समानुपाती हटा के बराबर लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा ना। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि अपवाह वेग और विद्युतीय क्षेत्र में कैसा संबंध है। क्या समझ में आया मेरा बात? तो सबसे पहले आप क्या करो ना, कि इस डायग्राम को बना लो, और इसके बाद हम आपको अपवाह वेग का परिभाषा लिखा देंगे कि अपवाह वेग कहते किसको है। ठीक है? जल्दी से छापिए तो। तो बताइए, विद्युत धारा का शुरुआत आपको अच्छा लगा? समझ आया? आपको आज कुछ नहीं पढ़ाए हैं, बस 3 चीज के बारे में बताए हैं। विद्युत धारा किसको कहते हैं, धारा घनत्व किसको कहते हैं, और अपवाह वेग किसको कहते हैं। इसको पढ़ के आइएगा, कल एक एक बच्चा से हम पूछेंगे। समझे? लिख लिए? अपवाह वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वीडी बराबर म्यू ई। वीडी बराबर म्यू ई, जहां पे म्यू क्या होता है? ई बटा के। जहां पे म्यू क्या होता है? म्यू किसके जगह पे आया है? ई बटा के जगह पे आया है।
इसी का एक और नाम है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग। अब आप यहां से पढ़ के गए क्या, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्वेश्चन में लिख दिया अनुगमन वेग। अब वहां बैठ के सोच रहा है कि अनुगमन वेग क्या होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुगमन वेग का मतलब भी अपवाह वेग ही है, ठीक है। परिभाषा लिख लीजिए, लिखिए, किसी चालक के अंदर, किसी चालक के अंदर, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हुआ, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हुआ, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हुआ नियत, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हुआ नियत वेग, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हुआ नियत वेग, जिसके कारण वह तार की लंबाई के अनुदिश, जिसके कारण वह तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे से नहीं लिखना, उच्च विभव वाले सिरे की ओर, उच्च विभव वाले सिरे की ओर, उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, बताओ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव होता है कि उच्च विभव से निम्न विभव होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जल्दी जवाब दीजिए, निम्न विभव से उच्च विभव कि उच्च विभव से निम्न विभव? देखो, निम्न विभव से उच्च विभव ना होगा जी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा, अब आपको दिमाग में अगर उल्टा बैठ गया तो सब कहानी गोल हो जाएगा, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा, आपको विभव पढ़ा है ना जी, वहां पे आपको नहीं समझाया गया था कि आवेश का प्रवाह कहां से कहां होता, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, समझाया गया था? तो एक बार चीज को बता दिया गया तो आपके दिमाग में बैठना चाहिए, बार बार थोड़ी उसको रिपीट किया जाएगा, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, इतना पढ़ के आइएगा।